हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्लास है, पॉलिटी क्लास देख रहे हैं। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि इस चैनल पर बीएसएससी से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो आपको पता होगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है और यह वर्णन अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 में वर्णन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए दिशा निर्देश से संबंधित है वर्णन है। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 72 में याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। तो राष्ट्रपति से जो संबंधित अनुच्छेद हैं उन्हें याद रखिएगा। फिर से बता दें फ्रेंड्स, अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 के तहत वर्णन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। अनुच्छेद 54 जो है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, ठीक है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है, यानी कि रीति का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पुनः पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए दिशा निर्देश से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न का शुरुआत किया गया था। और आपको पता है कि भारत रत्न पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें से पहला जो नाम याद रखिएगा सीवी रमन, ठीक है। दूसरा सीवी रमन और दूसरा याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा सी राजगोपालचारी। तीसरा फ्रेंड्स सी राजगोपालचारी। तो सीवी रमन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा सी राजगोपालचारी याद रखिएगा। इन 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक प्रश्न याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है। इसकी भी शुरुआत फ्रेंड्स याद रखिएगा, पद्म विभूषण की भी शुरुआत 1954 में किया गया था। और भारत में पहला पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। किनको दिया गया था, तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। और इसकी भी शुरुआत 1954 में किया गया था। लेकिन याद रखिएगा कि पद्म विभूषण जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला जो है भारत रत्न है। उसी तरह याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान नोबेल पुरस्कार होता है। और एशिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान रेमन मैग्सेस पुरस्कार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि यह आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्न पूछा गया है कि नाटो का स्थापना कब किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, नाटो का जो स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। और नाटो का पूरा नाम आपको याद रखना है। नाटो का देखिए, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हिंदी होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी मुख्यालय है। और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है फ्रेंड्स 31 है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितना है? 31 है। 31वां सदस्य देश याद रखिएगा फिनलैंड है। कौन है फ्रेंड्स? फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है और प्रस्तावना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए हम एक एक करके बताते हैं, याद रखना है सारे प्रश्नों को। देखिए प्रस्तावना से पहला प्रश्न तो यही बनता है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पहला प्रश्न यही बनता है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के पास सबसे पहले किसने रखा था। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष सबसे पहले रखा गया था। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अगला याद रखिएगा प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुका है। तो प्रस्तावना में अब तक एक ही संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन? तो देखिए प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। और याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स और भी देख लीजिए। देखिए आप लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच किया गया है। ठीक है, उसी तरह मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। उसी तरह मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और मौलिक अधिकारों का 6, कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। तो ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है। देखिए फ्रेंड्स भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था किया गया है और उसको याद करने का एक ट्रिक देते हैं, जिससे आप लोग याद कर लेंगे कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है। देखिए भारत में कर्नाटक में भी विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, बिहार में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। तो इसमें से पूछा गया है कि कहाँ है, तो महाराष्ट्र में होगा। अब याद रखिएगा इसका ट्रिक जो है कम बात है, और के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, याद रखना है। सबसे बड़ा जो विधान परिषद का जो क्षेत्र है वो यूपी है। इसमें विधान परिषदों की संख्या कितना है? 100 है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितना है? 75 है। कितना है फ्रेंड्स? 75 है, याद रखना है। देखिए संविधान में अनुच्छेद 168 जो है वो विधान मंडल से संबंधित है और अनुच्छेद 169 जो है ये विधान परिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 170 जो है ये विधानसभा से संबंधित है। तो याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 168 विधानसभा से संबंधित है यानी विधानमंडल से, और अनुच्छेद 169 विधान परिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 170 विधानसभा से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सार्क का नया सदस्य देश कौन सा है। तो आपको पता होगा कि सार्क का नया सदस्य देश जो है अफगानिस्तान है और यह जो सार्क का सदस्य बना 2007 में बना। 8वां सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान। देखिए फ्रेंड्स सार्क जो है इसका पूरा नाम क्या है पहले आपको याद रखना है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है और सार्क को हिंदी में दक्षेस कहते हैं। पहले पूरा आराम से इसके बारे में जान लीजिए। हिंदी में से दक्षेस कहते हैं। दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। इसका स्थापना ठीक है 8 दिसंबर 1985 को, और इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। 8 में कौन कौन से सदस्य है तो इसका भी एक ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हैं। BBS पीना करके एक ट्रिक है, याद कर लेना है। एम से मालदीव, म्यांमार नहीं याद रखिएगा, मालदीव,
बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, ए से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल और ए से अफगानिस्तान। नया जो सदस्य देश है अफगानिस्तान है, जो इसका सदस्य बना 2007 में। पूछा जाता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है। और सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ढाका में आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। और राज्यपाल किसी राज्य का सबसे बड़ा कार्यपालक अधिकारी होता है, यानी राज्य का कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करे रहता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 163 164 के तहत किया जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 163 और 64 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होता है, याद रखना है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम लोग IMF कहते हैं, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है, ठीक है, वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना 1944 में किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और इसे संक्षिप्त में IMF के नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। विश्व, याद रखिएगा, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का भी मुख्यालय स्थित है, ठीक है, वाशिंगटन DC में। और उसका भी स्थापना 1944 में ही हुआ था, विश्व बैंक का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि संघ राज्यों को अनुदान देता है, अनुच्छेद कितना में वर्णित है। तो आप लोग जानते हैं कि संघ जो है राज्यों को अनुदान देता है, तो ये अनुच्छेद 275 में वर्णित है कि संघ राज्यों को अनुदान देता है, ठीक है। अनुच्छेद 243 में आप लोग जानते हैं पंचायती राज का वर्णन है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अनुच्छेद 343 के तहत कहा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है तथा उसकी लिपि देवनागरी है, याद रखना है। और अनुच्छेद 248 के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त है, यानी अवशिष्ट मामले में या अवशिष्ट जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। जिससे आप जानते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद जो विषय आता है उसे अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अनुच्छेद कितना वर्णित है, अनुच्छेद 248 में वर्णित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध है। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से है। 370 के तहत आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता था। और 35A के तहत आपको पता होगा कि भारत के लोग जम्मू कश्मीर में अस्थायी रूप से नहीं रह सकते थे, लेकिन ये दोनों अनुच्छेदों को हटा दिया गया 2019 में BJP के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं। तो आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में के 2 सदस्य होते हैं, एक अस्थायी सदस्य होते हैं और एक होते हैं अस्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या पूछा है। तो जो अस्थायी देश हैं उसके अस्थायी जो सदस्य हैं उसमें 5 हैं और अस्थायी में 10 हैं। तो पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य, तो टोटल कितने हैं, 15 है। तो सुरक्षा परिषद क्या है, तो देखिए UN के द्वारा, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। देखिए UN जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, चलिए विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताते हैं, पहले समझिए। UN जिसे यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना आप लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। आप लोग जानते हैं कि इसके कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। 6 अंग हैं कौन कौन सा, तो महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यासी परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय। उन्हीं में से एक जो उसका अंग है सुरक्षा परिषद है। तो सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या फ्रेंड्स जो है 15 है, जिसमें से 10 अस्थायी हैं जिनका चुनाव 2-2 सालों पर होता है और 5 अस्थायी हैं जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अस्थायी सदस्यों में कौन कौन से देश हैं, तो इसका ट्रिक है एक फ्रेश याद रखिएगा। F से फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड, याद रखिएगा, इसके स्थायी सदस्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोग जानते हैं कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। और याद रखिएगा इसके संस्थापक भी कभी कभी पूछा जाता है, तो एच जे ड्यूनॉट के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है रेड क्रॉस का। इसकी स्थापना 1863 में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको पता होगा कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था। खेल जगत में दिया जाता है और आपको पता होगा कि एक साल में कम से कम 5 द्रोणाचार्य खिताब दिए जाते हैं। कम से कम कितने दिए जाते हैं? 5। प्रश्न पूछा गया है। और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको किनको दिया गया था, तो याद रखिएगा पहला दिया गया था भालाचंद्र भास्कर भागवत को दिया गया था। किसमें? तो कुश्ती में दिया गया था। किस में दिया गया था उनको? तो कुश्ती में दिया गया था। मुक्केबाजी में एक याद रखिएगा ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी में दिया गया था पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मुक्केबाजी में। ठीक है, और एक एथलीट्स में याद रखिएगा ओम नाम्बियार को दिया गया था एथलीट्स में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसकी स्थापना 1905 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से 3 प्रश्न आपको याद रखना है। शांति से समझिए इन प्रश्नों को। देखिए पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना है कि यहाँ पूछा गया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, 1905 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अभी यहाँ 3 सोसाइटी को याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछा जाएगा तो विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। किनके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था 1784 में। दूसरा याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। तो 1875 में हुआ था। 1875 में एनी बेसेंट के द्वारा, और भी इसमें सदस्य लोग था लेकिन एनी बेसेंट भी उसमें थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1875 में हुआ था और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में हुआ था। और आप लोग इनके बारे में तो जानते ही हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था 1923 में। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि G15 की स्थापना कब हुआ था। आपको पता होगा कि G15 की स्थापना 1990 में हुआ था और G15 के जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? तो जिनेवा में है। उसी तरह याद रखना है कि अगर 1985 में तो आप लोग जानते हैं सार्क की स्थापना हुआ था और 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ था। तो ये याद रखना है, यूएनओ का स्थापना 1945 में, फिर यूनेस्को का भी स्थापना 1945 में हुआ था, याद रखना है। और सार्क का स्थापना 1985 में, याद रखना है। और इसका स्थापना G15 का 1990 में और इसका मुख्यालय जिनेवा है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है 31 मई को तो आप लोग जान चुके हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और हिंदी का वर्णन अनुच्छेद 343 में किया गया है, भारतीय अनुच्छेद 343 में किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में किया गया है, जिसके तहत कहा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी है तथा उसका लिपि देवनागरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है नोट होगा, सिक्का होगा तो वो जारी किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किनके द्वारा फ्रेंड्स? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। सिक्का होगा तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और पूछा जाए कि पत्र मुद्रा कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए वित्त मंत्रालय की स्थापना गठन जो किया गया था ये 29 अक्टूबर 1946 को किया गया था। ठीक है, और याद रखना है कि वित्त आयोग की स्थापना पूछा जाएगी। वित्त आयोग की स्थापना, तो ये आपको याद रखना है 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, 22 नवंबर 1951 को वित्त आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, और अगला यहाँ से 2-3 प्रश्न हम आपको बता दें एक एक करके। तो वित्त मंत्रालय से इतना प्रश्न याद रखना है कि इसका गठन 29 अक्टूबर 1946 को किया गया था, और वित्त मंत्रालय का गठन और वित्त आयोग का स्थापना 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ठीक है, और अगला चलिए हम बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछा जाए। पहले इनके बारे में, इसके बारे में परिचय जान लीजिए। पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व, देखिए पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात कि आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक आरबीआई कहा जाता है, बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। रेपो रेट बैंकों को कौन देता है, तो आरबीआई देता है। मौद्रिक नीति, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, ये इंपॉर्टेंट है। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा ही लागू किया जाता है। ठीक है, और पत्र मुद्रा भी आरबीआई जारी ही करता है। और अब चलिए आरबीआई की स्थापना भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था, और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, उसी तरह ये आरबीआई से संबंधित हो गया। और पूछा जाए भारतीय स्टेट बैंक से भी एक प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। ठीक है, इसे पूर्व में इंपीरियल बैंक के भी नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल बैंक का गठन 1921 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। और यह भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे एसबीआई भी कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। आप लोग जानते हैं कि पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। ठीक है, और उसी तरह पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कार्य में आ गई थी 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, और भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था, तो 1774 में स्थापित हुआ था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय, जो भारत का सबसे पुराना सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, 1774 के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित हुआ था 1774 में कलकत्ता में। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि साम्यवादी घोषणा पत्र के संस्थापक कार्ल मार्क्स, उनके एक दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स थे, जिनके द्वारा 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना किया गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो जर्मनी के थे, इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ था। 5 मई 1818 को हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स से ही याद रखना है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित किया गया था, जिनका नाम था, पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल का प्रकाशन जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया था 1867 में। और दास कैपिटल को साम्यवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। तो साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। और 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किए थे कार्ल मार्क्स और इनके दोस्त फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा किया गया था। और दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया गया था, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, लेनिन के बारे में आप लोग जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व तो लेनिन ने ही किया था। ठीक है, और लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति 1921 में लाया गया था, और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी, 1924 में। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति और उनके सलाह पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ये याद रखना है, अनुच्छेद 163 और 164 के तहत। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन बीएसएससी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला जा रहा है, पॉलिटी से हो या हिस्ट्री से हो या ज्योग्राफी से हो। ठीक है फ्रेंड्स,